हम चैप्टर 8 शुरू करें इसके पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। नंबर वन, अगर आप मेरी राय मानोगे तो मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस होता है, ठीक है, वो एक कोर होता है किसी भी इक्विटी रिसर्च का, किसी भी फाइनेंशियल रिसर्च का, कंपनी रिसर्च का। एंड आप तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक आप ट्रू नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना समझो, उसको ढंग से समझो नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते एनालिसिस। नंबर टू इज, जो लोग नॉन फिनेंस बैकग्राउंड से हैं, बिलीव मी, आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी जैसा साबित होगा ये सेशन, ये पूरा चैप्टर 8। द रीज़न इज आई एम कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। जो लोग ऑलरेडी अकाउंट्स में प्रोफेशनल डिग्री ले चुके हैं, सीए हैं, सीएफए हैं, आप चाहो तो स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला, आई एम हियर फॉर द लास्ट स्टूडेंट, ठीक है। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाय, दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। फटाफट नीचे जाओ और लाइक ठोक दो एक जल्दी से, ठीक है। चलिए, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो सामान्यतः अपने को क्या लगता है पता है? सामान्यतः अपने को लगता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, पी&एल और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बट उसके अलावा भी दो चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती हैं, हम ये सब समझेंगे, ठीक है। आप ये देखो बस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस कंपनी की बैलेंस शीट। आपने पहले वर्ड तो सुना ही होगा, बैलेंस शीट, आप भले ही समझते ना हो अभी ढंग से, लेकिन सुना तो होगा। तो कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, उसकी पोजीशन पता चलती है। नोट्स टू अकाउंट्स, ये अपन बहुत डिटेल में समझेंगे। एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने कंपनी के अंदर कितना नया पैसा डाला और कम कितना पैसा निकाला ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट होती है। ये सब अपन प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक बात आप दिमाग में रखना, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है, और बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप जितना बेटर तरीके से ये टर्मिनोलॉजी समझ पाओगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप नंबर से सेंस बना पाओगे। मतलब अगर आपको पता है एक्चुअल में कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, नंबर वन। नंबर टू, कंपनी उसको कैसे अपने अगेंस्ट में, मतलब अपने फेवर में यूज़ कर सकती है प्ले करने के लिए। एंड नंबर थ्री, वो डिप्रिसिएशन तीनों स्टेटमेंट्स में, तीनों स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और पी&एल में कहाँ कहाँ पर हिट करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी होती है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, तभी आप डिप्रिसिएशन का प्रॉपर एनालिसिस करके उसका कोई सेंस बना पाओगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नंबर्स की जब मैं बात करता हूँ तो एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर जो है ना वो बहुत हद तक मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। अच्छा, मैनिपुलेशन का मतलब हम लोगों को लगता है कि फ्रॉड हो गया, राइट। मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप कुछ और स्टोरी दिखा रहे हो नंबर से। द नंबर इज मेंट फॉर समथिंग एंड यू आर डिस्प्लेइंग इट इन अ सच अ मैनर कि वो एक डिसेप्शन और एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इट कैन बी डन यूजिंग वेरियस अजम्पशंस। अकाउंटिंग में क्या होता है ना, कई जगहों पर मैनेजमेंट के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया जाता है। मैनेजमेंट के डिस्क्रिशन पे मतलब उन्होंने 4 मेथड बता दी, अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो अब मैनेजमेंट का अजम्पशन है कि मेरे लिए कौन सी मेथड बेस्ट बैठेगी। तो अगर मैनेजमेंट से फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहता है, तो वो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की ऐसी मेथड लेके आएगा जिसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट सबसे कम आएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक खर्चा है। तो खर्चे का अमाउंट कम से कम रहना चाहिए जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। इसी को क्रिएटिव अकाउंटिंग भी बोला जाता है। आपने सुना होगा वर्ड एडजस्टेड एबिडा, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग, अपन समझेंगे आगे एबिडा के ऊपर भी, ठीक है। चलिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे हमको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग पीरियड जब चेंज होते हैं तब भी कंफ्यूजन हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर इंडिया में देखोगे तो इंडिया में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, ठीक है। अब वरुण बेवरेजेस जो है ना, वो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट करता है जैन टू दिसंबर। और बाकी सारी दुनिया जो रिपोर्ट करती है जनरली, वो रिपोर्ट करती है अप्रैल टू मार्च।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फाइनेंस कंपनीज एक्ट के अंदर, इंडियन कंपनीज एक्ट या कंपनीज एक्ट के अंदर ये आपके ऑप्शन पर है कि आप कैलेंडर ईयर में रिपोर्टिंग दो या फिर फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्टिंग दो। ठीक है, इट इज टोटली अप टू यू कि आप कब अपने फाइनेंशियल्स बनाते हो। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक वरुण बेवरेजेस है जो जनवरी से दिसंबर के बीच में फाइनेंशियल बना रहा है, और एक दूसरी कंपनी है, से फॉर एग्जांपल मनपसंद बेवरेजेस, अब तो बंद हो गई, पहले थी किसी जमाने में। ठीक है, फ्रॉड व्रॉड हुआ था कंपनी में बड़ा। ठीक है, तो मनपसंद बेवरेजेस है जो अप्रैल से मार्च तक दे रही है। अब अगर आप इन दोनों के बैलेंस शीट और पीएनएल को एक साथ मिला के देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत डेविएटेड व्यू मिलेगा। कारण बताऊं क्या है? कारण ये है कि ये जो है ना, दिस इज अ सीजनल बिजनेस, एंड दोनों के टेनॉर बिल्कुल अलग है। राइट, तो यू आर ट्राइंग टू कंपेयर एन ऑरेंज विद एप्पल। ठीक है, आप एक संतरे को एक सेब के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। वन ऑफ आइटम्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। मैं बताता हूं आपको, मैं शायद आपको दिखाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मैं खुद को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। वन ऑफ आइटम्स सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वन ऑफ आइटम क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। इन्फो एज। ठीक है, ये इन्फो एज है, Naukri.com वाली कंपनी है। अपन नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। ठीक है, मैं इधर गया। ये जो आप देख रहे हो, ये एक्सेप्शनल आइटम है ना, ये वाला। ठीक है, मैं खुद को और साइड में कर देता हूँ, एक बार ऊपर कर देता हूँ। ये जो है ना, ये पूरा एक्सेप्शनल आइटम, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वन ऑफ आइटम्स हैं। ये ऐसे आइटम्स हैं जो हर कभी 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 होते हैं। इट्स नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको ये अमाउंट रेगुलर इसलिए दिख रहा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, बिकॉज ये हर साल अलग अलग नेचर का हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेस्ट कॉर्प करके देर इज दिस कंसल्टिंग कंपनी, अगर हम उसका सेम ये ओपन करते हैं, अदर इनकम में जाते तो यू कैन सी दिस। कैन यू सी द डेंट? कैन यू सी द डेंट ऑफ 600 करोड़ रुपीज इन मार्च 2020? राइट, दिस इज वन ऑफ आइटम। ये क्या हुआ था ये समझेंगे अपन। ठीक है, इन्होंने क्या करा, गुडविल को इम्पेयर करा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये इस नेचर का खर्चा होता है। तो उसने क्या करा पता है? पिछले साल तक जो कंपनी प्रॉफिट में थी वो सिर्फ एक खर्चे के कारण नुकसान में आ गई, समझ रहे हो? और फिर अगले साल वो खर्चा नहीं था तो फिर से प्रॉफिट में आ गई। देखो, रिकवर कर गई। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? वन ऑफ एक्सपेंसेस जो है ना, वो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट को। वो अब जब मैंने बोला इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो दैट इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, इट कैन बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। दोनों तरह से इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच फॉर विच ए इन्वेस्टर शुड लुक फॉर। ये एनआईएसएम ने बोला है, डेफिनेटली कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में, हम देखते ही हैं। सर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, एक बार बता दो। देखो भाई, कंसिस्टेंसी का ये मतलब है, ठीक है, अगर मैं नेस्ले नेस्ले का खोलता हूँ, दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट। मैं अब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसका, बट इट इज समथिंग विच इज फ्री। राइट, स्क्रीनर एक ऐसी वेबसाइट है जो फ्री है। तो आप अभी क्विकली, क्योंकि आप बहुत अभी बेसिक स्टेज में ही हो, ठीक है, तो आई डोंट वांट कि आप कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं। देखिए, क्या ये कंसिस्टेंसी होती है क्या कि सेल्स दिसंबर 2011 में 7,500 थी, और हर साल उसके बाद ऑलमोस्ट बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, कंसिस्टेंट, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, हर साल प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए, हर साल प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 900 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था नेट प्रॉफिट, बढ़ते बढ़ते 3,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। दिस इज समथिंग विच इज कंसिस्टेंट। राइट, कंसिस्टेंसी यहां से मिलेगी। देखो आप, सेल्स ग्रोथ, 10 साल की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो हर साल 7% से ग्रो करा है। पिछले 5 साल की देखोगे तो हर साल 11% से ग्रो करा है। पिछले 3 साल का सेल्स देखोगे तो हर साल 11% से ग्रो करा है।
ठीक है, वो ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब पिछले 12 महीने, आज से पिछले 12 महीने में 15% की ग्रोथ आई है। समझ रहे हो आप? तो ये आपको कंसिस्टेंट मिलेगा। जहां पर जिस कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंट रहती है उस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी कंसिस्टेंट अमाउंट में ग्रो होता है। आप समझ रहे हो? 10 साल का CAGR दिया, 17%, मजाक होता है क्या? 17% का CAGR। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं, और ये थोड़ा ध्यान से समझना कंसेप्ट है ना, जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक आप पढ़ोगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले तो मेरे को ये समझा दो कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, तो उसके पहले आप एक कंसेप्ट समझो। ठीक है, समझो ये जो है, ये मुकेश भाई है। मुकेश भाई को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश भाई होशियार थे, तेल का धंधा मुकेश भाई का बहुत बढ़िया चल रहा था। थोड़े टाइम बाद कुछ गड़बड़ हुई तेल के बिजनेस में। मुकेश भाई भी समझदार थे, मुकेश भाई को पता था अपने 3-3 बच्चे, अपने को उनको पास ऑन करना है। तो मुकेश भाई ने क्या करा पता है? मुकेश भाई ने लेफ्ट राइट सेंटर कंपनियां खरीदना शुरू कर दी। जैसे मुकेश भाई ने कौन कौन सी कंपनी खरीदी? तो मुकेश भाई ने हेमले खरीदा, ठीक है, मुकेश भाई ने बिग बाजार खरीदा, ठीक है, मुकेश भाई ने मिल्क बास्केट खरीदा। ऐसे करते करते मुकेश भाई ने बहुत सारी कंपनीज खरीद ली। अब क्या होता है ना, अब क्योंकि ये मुकेश भाई की कंपनी है, मुकेश भाई की मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है भाई, और आप हो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर। जब मैं बोल रहा हूं कि मुकेश भाई की कंपनी, तो आपने मेरे को रोका, बोले 1 मिनट, ये कंपनी मुकेश भाई की नहीं है, ये कंपनी तो मेरी भी है। तो बोले आपकी कैसे? बोले भाई मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, और ये कंपनी जो है ये मुकेश भाई ने अपनी जेब से थोड़ा ना खरीदी है, ये तो रिलायंस ने खरीदी है ना, तो ये तो मेरी कंपनी ने अपने पैसे से खरीदी है। बोले हाँ यार बात तो सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, समझिएगा, उसको अगर मैं बोल देता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री इज अ पेरेंट कंपनी, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पेरेंट कंपनी है, और ये जो है ये सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है, सब्सिडरी मतलब मेरे सबॉर्डिनेट है। तो जो पेरेंट कंपनी का शेयर होल्डर होगा उसको जानने का अधिकार है कि नहीं है कि तुम जो मेरे पैसे से दूसरे धंधे खरीद रहे हो वो धंधे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? तो आपके पास भले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हो, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपके कंपनी के पैसे से ही हेमले खरीदा है ना, कंपनी के पैसे से ही मिल्क बास्केट करके यूनिट खरीदी है, कंपनी के पैसे से मुंबई इंडियंस खरीदा है, रिलायंस स्पोर्ट्स कंपनी के पैसे से टीवी मीडिया 18 खरीदा है, टीवी 18 लिख दो उसको इधर। समझ रहे हो आप? तो आपको जानना जरूरी है। बोले हाँ यार बात तो सही है। तो बोले सरकार कुछ करो इसका। तो सरकार ने बोला चलो एक काम करते हैं, आज के बाद कोई भी पेरेंट कंपनी जो होगी ना, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीकों से बताने पड़ेंगे जनता को। बोले कौन से दो तरीकों से? एक तो आपको बताना पड़ेगा सिर्फ आपका, ठीक है, जो नाम है ना, जो कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं मार्केट में, एक तो आप सिर्फ उसका बता दो, और दूसरा आप बताओगे मेरे को आपका प्लस मिल्क बास्केट प्लस हेमले प्लस टीवी 18 प्लस मुंबई इंडियन। तो बोले इन सब का जोड़ के बताना है क्या? तो बोले हाँ, इन सब की अलग अलग मत देना मेरे को सबकी एक साथ दे दे, कंसोलिडेट कर दे इनको। तो बोले यार ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला, बोले मेरी तो 800 से ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज है, समझ रहे हो? से फॉर एग्जाम्पल, होता भी है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे, छोटी छोटी चीजों के लिए कंपनी खोल देते हैं। तो बोले से फॉर एग्जाम्पल मेरी तो, हाँ, तो बोले खोली किसने 800 कंपनीज? आप ही ने खोली है ना, तो आप ही कंसोलिडेट करोगे। बोले वो आपका काम है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं आपको इसको एक्चुअल में, अच्छा एक लॉजिकल बात है, अगर कोई
ऐसी कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है, तो वहां पर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने मिलेगा क्या? कभी भी कभी नहीं देखने मिलेगा। वहां तो स्टैंड अलोन ही मिलेगा ना, क्योंकि उसके उसके ओनरशिप में कोई दूसरी कंपनी एलिजिबल है ही नहीं कि वो खुद को कंसोलिडेट कर पाए। क्योंकि हर कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आप कंसोलिडेट नहीं करोगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जिस भी कंपनी में आपका कंट्रोलिंग स्टेक है, जिस भी कंपनी में आप 50% से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ उन्हीं कंपनीज के अकाउंट को आप खुद के साथ कंसोलिडेट करोगे। ठीक है? क्या लॉजिक बिल्कुल बेसिक समझ में आ रहा है? मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूं यहाँ करके। ठीक है? अपन कोई भी एक कंपनी लेते हैं, नेस्ले मत लीजिए, कोई भी दूसरी कंपनी ले लीजिए। से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वरुण बेवरेजेस लिमिटेड फॉर एग्जांपल। ठीक है? अपन नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। ये इसकी एनुअल रिपोर्ट है। ये एनुअल रिपोर्ट ओपन करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट ओपन हुआ है। आप देखोगे तो शुरुआत में नोटिस होता है और यहाँ से एनुअल रिपोर्ट है। अपन यहाँ पर डालते हैं टोटल असेट्स करके सर्च करते हैं, तो ये सीधे आपको बैलेंस शीट पे लेके जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है लिखा हुआ स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। राइट? तो वरुण बेवरेजेस की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अलग है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट अलग है। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देखोगे तो सिर्फ जो वरुण बेवरेजेस के इंडिया ऑपरेशंस हैं उनकी बात होगी। अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखोगे तो वरुण बेवरेजेस की जो दूसरी सब्सिडरी कंपनीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है, आप उनकी बात करोगे। राइट? क्या ये सब लोगों को समझ में आया? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, इसमें कुछ ऐसा बात ही नहीं थी कि आप लोग यू आर अनएबल टू गेट इट। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये समझना है कि यार अगर बैलेंस शीट की मैं बात करता हूं ना, तो बैलेंस शीट होती क्या है? तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना, वो कंपनी की बैलेंस शीट आपको कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन समझाने में मदद करती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आप समझना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है? कोई लफड़ेबाजी नहीं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। आप समझ लो आपके पापा का बिजनेस है छोटा सा। क्या बिजनेस है? किराने की दुकान है या सुपर मार्ट है छोटा सा। ठीक है? आपके पापा आए, बोले यार चिंटू एक काम कर, मेरे को बता अपने पास क्या क्या असेट्स हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। बोले पापा असेट और लाइबिलिटी मतलब? बोले मतलब ये बेटा कि अगर आज मैं ये धंधा बेच देता हूँ, ठीक है, या इसका सारा सामान जो अपने अधिकार में है जिसको अपन बेच सकते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सा है वो बता दे। अपने को किन किन लोगों से पैसा लेना है मेरे को वो बता दे, और अपने को किन किन लोगों का चुकारा करना है वो बता दे। ठीक है? तो आपने क्या बोला? बोले देखो पापा सबसे पहले तो ये बिल्डिंग, ये जो शॉप है ये अपनी है। तो बोले हाँ ठीक है, वो लिख दिया। बोले फिर पापा जो फर्नीचर बना है पूरा ये अपना है। तो बोले हाँ ये लिख दिया। बोले फिर पापा ये देखो ये ट्रॉलियाँ व्रॉलियाँ दिख रही है आपको? हाँ। बोले ये लिख दी। बोले फिर ये देख रहे हो पूरा माल भरा हुआ है किराने का आपका? बोले हाँ ये भी लिख दिया, इन्वेंट्री बोलते हैं उसको। तो बोले हाँ ये भी लिख दिया। बोले फिर याद है आपको वो आपकी जो एक रेड कलर की बुक है जिसमें अपने पुराने कस्टमर्स जो है वो उधार करके जाते हैं? तो बोले उसमें भी अपने को 1.5 लाख रुपया भी लोगों से लेना बाकी है। तो बोले हाँ 1.5 लाख रुपए ये भी लिख दिया। बोले अपने को देना किन किन लोगों को है? तो बोले पापा बैंक का लोन चल रहा है 1 करोड़ रुपए, बोले वो देना है। फिर राजू अंकल को पैसा देना है, वो देना है। ठीक है? इस तरह का करके आपने आपके पापा ने कागज पे एक चिट्ठी बना दी। उससे आपके पापा को क्या पता चला पता है? आपके पापा को पता चला कि अगर आज मैं सारी की सारी असेट बेच के सारा पैसा चुकता कर दूं जो भी मेरे को चुकारा करना है, तो मैं घर कितना पैसा लेके जा सकता हूं एज अ मालिक? वो जो चिट्ठी बनाई गई है ना, दैट इज नथिंग बट दैट्स द बैलेंस शीट। वही बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ने आपके पापा को उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बता दी। ठीक है? कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये चीज बैलेंस शीट ने बताई कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एंड दैट टू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी आपके पापा ने जो चिट्ठी बनाई है ना, उस चिट्ठी में अगर मान लो ये आता है कि सारी एसेट बेच के अगर सारी लाइबिलिटीज आप चुका रहे हो, ठीक है, सारी एसेट बेच के सारी लाइबिलिटीज चुका रहे हो, तो आपको 70 लाख रुपए मिल रहा है। तो 70 लाख रुपए आज मिलेगा। समझ रहे हो आप? वो 70 लाख रुपए जो आप घर लेके जा सकते हो आज लेके जा सकते हो। 3 महीने बाद माहौल बदल जाएगा पूरा। क्यों माहौल बदल जाएगा? इन्वेंट्री कम ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो आप? बैंक का लोन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि एक कंपनी के पास कितनी असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी चीज ऐसी हैं जो उसकी ओनरशिप में है, ओनरशिप में मतलब उसका उस पर अधिकार है, और कौन सी ऐसी चीज है, लाइबिलिटीज है जो उसको चुकानी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए आप देखोगे ना, तो बैलेंस शीट जो होता है वो या तो एज ऑन डेट होता है या एज ए डेट बोलते हैं, या तो एज ऑन डेट बोलेंगे या एज ए डेट बोलेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट की आप अगर बेसिक इक्वेशन समझोगे, तो बैलेंस शीट की बेसिक इक्वेशन होगी कि जो असेट है वो असेट हमेशा बराबर होता है लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब हमेशा समझ के चलना मालिक का पैसा। इक्विटी मतलब मालिक का पैसा, कि मालिक ने कितना पैसा डाला है कंपनी के अंदर, दैट इज इक्विटी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझना। कंपनी को एक बड़ी फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, ये फैक्ट्री है भाई कंपनी की। कंपनी ये फैक्ट्री बनाने का पैसा कहाँ से लेके आएगी? समझिए, कुछ पैसा तो भाई मालिक ही देगा ना। कंपनी को अगर फैक्ट्री बनानी है तो पैसा तो मालिक को देना पड़ेगा, तो कुछ पैसा तो मालिक का है कंपनी के पास, और कुछ पैसा कंपनी ने लोन ले लिया बैंक से। ठीक है, हेड पहना दो इसको। कुछ पैसा कंपनी ने लोन ले लिया बैंक से, तो बात तो बराबर हो रही है ना। कंपनी के पास आज जितनी भी एसेट है वो एसेट कहां से बनी है? या तो वो मालिक का पैसा है, या फिर वो पैसा कंपनी ने बाहर से लोन लेके तो एसेट बनाई है। आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट भी तो यूज करा होगा कंपनी ने एसेट, अरे तो प्रॉफिट भी तो मालिक का ही है, धंधा ही मालिक का है पूरा, तो प्रॉफिट भी तो मालिक का ही है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। बिलीव मी यार, ये तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, आप एक बार इसको वर्कबुक में जाके गो थ्रू कर लोगे ना, आपको ऐसा केक वॉक जैसा समझ में आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट मेरे को क्या क्या चीज़ें बताती है? बैलेंस शीट एक तो मेरे को फाइनेंशियल हेल्थ बताती है कंपनी की, कि मेरी औकात क्या है। ठीक है, फिर मेरे को ये बताती है कि मेरे पास कैश की लिक्विडिटी कितनी है, मतलब मेरे पास कैश है नहीं है, क्योंकि कैश वहाँ दिखता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या बताती है? आपकी सॉल्वेंसी बताती है। सॉल्वेंसी मतलब मेरा दिवालियापन कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा दिवालिया निकल जाएगा, मैं बैंकरप्सी तो नहीं फाइल करने वाला। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब आपकी कंपनी में डेट बढ़ते ही जा रहा है, 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 इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मालिक का पैसा खत्म ही हो गया कंपनी में, पूरे ही डेट है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी सॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रही है। आप अपनी डेट्स को, आप अपनी बोरिंग्स को कितनी स्ट्रांगली मैनेज कर पाते हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी सॉल्वेंसी कैसी है। ठीक है, कि समझ में आ रहा है आपको सब लोगों को? अब देखना, जब भी मैं असेट की बात करता हूं ना, जब भी मैं असेट की बात करता हूं, तो असेट में कुछ असेट्स ऐसे हैं जो नॉन करंट असेट हैं, और कुछ असेट ऐसे हैं जो करंट असेट है। आप बोल सकते हो कि सर करंट असेट करंट मारते हैं क्या? इतना लेम जोक ना मैं मारूंगा कभी जीवन में, ना मैं सहन करता हूँ। ठीक है, फालतू की बातें कर ही भी इधर आगे बढ़ेंगे। करंट असेट का मतलब ये होता है, जो आपको ऐसा लग रहा है, समझिए, जो आपको या तो ऐसा लग रहा है या आपको पता है, या लीगली आपको पता है कि ये पैसा मेरे पास अगले 6 महीने में आ जाएगा, वो मेरी करंट एसेट है। ऐसी कोई भी एसेट जिसको मैं कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं विद इन 6 मंथ्स, इंक्लूडिंग कैश। कैश को अलग से इंक्लूड इसलिए करा क्योंकि कैश को कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते। एनी एसेट विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 6 मंथ्स including cash is current asset. Sorry, within 1 year, not 6 months. My mistake. ये नंबर याद रखिएगा, मेरी गलती हो गई। 1 year, ठीक है, दैट इज करंट असेट। एनी असेट विच कैन बी कन्वर्ट, विच इज मेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज, उसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो लंबे समय तक मिलेगा। ये मेरे शब्द ध्यान रखना आप, जो बेनिफिट मिलेगा वो लंबे समय तक मिलेगा। ठीक है, दैट इज करंट नॉन करंट एसेट। आप उसको लंबे समय के लिए लेते हो। हम यहाँ पर देखते हैं एक कंपनी की, वरुण बेवरेजेस ओपन कर रखा है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ओपन ही है। अपन देखते हैं उसकी असेट और करंट असेट जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो एक असेट को आप देखोगे तो असेट नॉन करंट असेट और करंट असेट में डिवाइडेड है। हम एक एक करके पढ़ के समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या, वो चीज क्या है। ठीक है, तो नॉन करंट असेट अगर आप देखते हो, तो नॉन करंट असेट का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब कंपनी के पास जो लैंड है, कंपनी के पास जो मशीन है, जो इक्विपमेंट है, ठीक है, जो भी फैक्ट्री है, वो सब कितने की है? वो सब इतने मिलियन रुपीस की है, ठीक है। लेकिन सर वो सब की डिटेल मेरे को कहाँ मिलेगी? तो तेरे को वो सब की डिटेल मिलेगी ना नोट्स में, नोट्स नंबर 4 है। ये वही नोट्स टू अकाउंट्स है जिसके अपन बात आगे करेंगे, एग्जैक्टली वही नोट्स टू अकाउंट्स है। समझ रहे हो? आप नोट नंबर 4 में अगर जाओगे तो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की पूरी कुंडली खुली हुई मिल जाएगी कि कौन कौन सी असेट है, कौन कौन सी लाइबिलिटी है, लैंड है तो कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सर ये क्या चीज होती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि ऐसी बिल्डिंग, समझना, ऐसा प्लांट जो आप बना रहे हो और बैलेंस शीट बनने तक वो पूरा नहीं हुआ है, कमर्शियल यूज में अभी तक आपके आया नहीं है, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। राइट ऑफ यूज असेट थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है लीज का। लीज का तो पहले क्या होता था ना, और देखिएगा मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आप आसानी से समझ जाओ। से फॉर एग्जाम्पल पहले अगर मेरे को ये बॉटल किराए पे लेनी है तो मैं क्या करता था कि अरे बॉटल की कीमत है 100 करोड़ रुपए। तो मैंने क्या करा कि मैंने मेरे दोस्त को बोला कि काम कर यार, तू तो मेरे को 5 करोड़ रुपए पे ये 20 साल की लीज पे दे दे, ठीक है, हर साल तेरे को 5-5 करोड़ रुपए दे दूंगा। क्या आपने ये बॉटल उससे लीज पे ली है या टेक्निकली आपने ये बॉटल लोन पे ले ली है उससे? लोन पे ले ली है ना एक टाइप से, राइट। तो ये ऑफ बैलेंस शीट हो जाती थी। और अब IFRS 16 के बाद लीज का जो IFRS आया है, इंड एस आया है, उसके बाद लीज की अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। मैंने एक बार याद है मुझे, मैंने एबिडा डिकोडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों को लगता है कि लीज के ऊपर, और वो एबिडा डिकोडिंग का वीडियो ही 2 घंटे का गया था, 2.5 आवर की क्लास थी, हमने एडिट करके उसको 1.5 घंटे में डाला था यूट्यूब पे। तो अगर लगता है ऐसा कि अपने को एक बहुत डिटेल्ड वीडियो लीज अकाउंटिंग पे बनना चाहिए तो बना देंगे, ठीक है। गुडविल है, गुडविल मिल जाएगी। अदर इंटेंजिबल असेट्स है। अदर इंटेंजिबल असेट मतलब ऐसी एसेट जिसको आप छू नहीं सकते हो, लाइक ब्रांड नेम, लाइक रॉयल्टी, लाइक ट्रेडमार्क। अब ब्रिटानिया का वो डिजाइन है, उसका ट्रेडमार्क है, उससे वो पैसा कमा रहा है, तो असेट ऐसी जिसको आप टच थोड़ा ना कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स है, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, लोन है, कोई दूसरी फाइनेंशियल एसेट है। अदर नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। फिर करंट असेट्स के अंदर क्या है, करंट असेट मतलब विद इन 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। इन्वेंट्री है, दुकान का माल, किराने का, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, वो लाल डायरी वाले लोग जिनके ऊपर उधार है। कंपनी का कैश, मैंने बोले थे इंक्लूडिंग कैश, तो कंपनी के गल्ले के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा, बैंक बैलेंस जो है मेरा वो। लोन्स मतलब जो लोन मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि मेरे एसेट साइड में लिखा है ना ये, तो लोन ग्रांटेड है, लोन टेकन नहीं है, ठीक है। ऐसा करते करते आप देखोगे तो आपका टोटल असेट का साइड कंप्लीट होता है, ठीक है। डरना नहीं है इससे, इससे डर गए तो रिसर्च नहीं कर पाओगे कभी भी लाइफ में, ध्यान रखना। NASM एग्जाम तो आप ऐसे ही पास कर लेते, आपको मेरी सीरीज देखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको भी समझ में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात, मतलब यहाँ माध्यम की बात NASM पास करने में नहीं है। माध्यम की बात यह है कि क्या मैंने जो पढ़ा है मैं उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्या, ठीक है। क्या मेरे को और इम्प्लीमेंटेशन के पहले क्या मेरे को समझ में भी आया है क्या, दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइबिलिटीज में आप देखोगे तो नॉन करंट लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है, बिल्कुल सेम वैसी चीज है। समझिए मेरी बात, बिल्कुल सेम वैसी चीज है। आप तो यहीं देख लेना, यहीं उड़ा देंगे इसको अपन। समझिए इधर, लाइबिलिटी मतलब मेरे को देना बन रहा है। अगर करंट लाइबिलिटी तो इसका क्या मतलब है कि मुझे पता है कि मुझे अगले 1 साल के अंदर देना बन रहा है, तो मेरी करंट लाइबिलिटी है। अगर मुझे 1 साल से ज्यादा देना बन रहा है, लंबे समय की लाइबिलिटी, तो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दुकान बनाने के टाइम पर जो लोन लिया था लैंड खरीदने के लिए और दुकान बनाने के लिए, वो लोन, ठीक है। जो हमारी पिकअप ट्रक है जिससे माल लाते ले जाते हैं, उसको लीज पे लिया था, उसकी लाइबिलिटी है। या फिर कोई दूसरी नॉन करंट, इसमें ऐसे ही होता है यूजुअली। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर फिर बाकी सब आ जाएगा। अच्छा सर, करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या है? करंट लाइबिलिटी के अंदर आपके पेबल्स हैं। पेबल्स मतलब, पेबल्स का मतलब है भाई कि आपने जो माल लेके आए अपनी दुकान में भरने के लिए, उसका पैसा भी आपको सप्लायर को देना बाकी है। शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट मतलब 2 महीने 3 महीने का कोई डेट ले लिया है, कोई CCOD है जो कभी भी आके मांगने खड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो आप?
विद इन 1 ईयर मांगने खड़ा हो जाएगा पैसा। आपने सीसी लिए, ओडी लिए कंपनी बैंक से, तो ओडी तो डिमांड डिमांड डिपॉजिट होता है ना, डिमांड बेस्ड ऑन डिमांड होता है ना, कभी भी आके मांग लेगा ना कि भाई ओडी भरो, खत्म करो ओडी। ओडी इज नॉट अ टर्म लोन, इट इज नॉट गिवन फॉर अ टर्म। फिर क्या है ये देखना, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। समझिए, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब भाई देखो, तुमने दुकान बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो ये तो समझ में आता है कि लोन आपको 10 साल तक चुकाना है, लेकिन आपके पास ईएमआई शेड्यूल तो है ना। अरे ये जो 5 करोड़ का लोन है ये 10 साल तक चुकाना है, समझ में आ रही है बात, लेकिन आपके पास ईएमआई शेड्यूल तो है, आपको पता है ना कि अगले 1 साल में कितना लोन इसमें से चुकाना है, ईएमआई बनेगी, और बाकी के 9 साल में कितनी ईएमआई बनेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जो मेरी लॉन्ग टर्म डेट है, उस डेट में से आने वाली 12 ईएमआई, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू समझना, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स एंड अक्रूड एक्सपेंस। इसके अंदर यूजुअली स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती ही रहती है, रहती ही रहती है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डेफर्ड रेवेन्यू सबसे पहले अपन एक एक करके तीनों को समझेंगे, तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डेफर्ड रेवेन्यू की बात करूं, तो डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब यह है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि आपने मान लो आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया 5 इयर्स का, मान लेते हैं ऐसा कि 5 साल का एक स्पेशल वन टाइम ऑफर था, उसमें आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और आपने 10,000 रुपए दिए नेटफ्लिक्स को 5 साल के सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, अब देखिए, आइडियली अगर आप ये देखोगे तो जो 10,000 रुपीज है, ये नेटफ्लिक्स के लिए रेवेन्यू तो है, बिल्कुल रेवेन्यू है, और हम अभी खड़े हैं ईयर 2024 में। ऐसा मानो आप 4 साल हो चुके हैं कोविड आए हुए, किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि इतनी जल्दी 4 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन हो चुके हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि आप 2024 में खड़े हो, आपने 29 तक का प्लान ले लिया है, 24 से 2029 तक का आपने पूरा प्लान ले लिया है। अब नेटफ्लिक्स के लिए रेवेन्यू तो है 10,000, लेकिन क्या नेटफ्लिक्स इस पूरे रेवेन्यू को 2024 में बुक करना चाहिए क्या नेटफ्लिक्स को? नहीं। क्या उसने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है क्या? आपने जो 10,000 रुपए उसको दिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपने जो 10,000 रुपए उसको दिए हैं, क्या उसके अगेंस्ट में उसने सर्विस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, ये माना जाएगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब कि ये जो था, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स नेटफ्लिक्स को हर साल 2-2 हजार रुपए करके बुक करना था अपने इनकम स्टेटमेंट, अपने पीएनएल में, ना कि एक साथ रखना था। तो आप बोलोगे सर डेफर्ड रेवेन्यू तो समझ में आया कि लाइबिलिटी है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू में कोई मांगने थोड़ा ना आके खड़ा हो जाएगा। अरे नहीं खड़ा होगा मांगने, हो सकता है कि आपने ऐसा क्लॉज दे दिया हो कि आप कभी भी कैंसिल करा लो सब्सक्रिप्शन, जो बचे हुए पीरियड का अमाउंट है हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी होगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज समथिंग जो आपका अधिकार नहीं है इसको रखना, जब तक आप अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना करो। तो सर ये डेफर्ड रेवेन्यू हुआ, समझिए। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर में क्या क्या मैं 10,000 रुपए को, मतलब पहले साल में मैंने 2,000 बुक करे, तो जो बचे हुए 8,000 है उसको मैं डेफर्ड रेवेन्यू में डालूंगा क्या? बिल्कुल सही है। फिर मैंने सेकेंड ईयर फिर 2,000 बुक करे, तो क्या सेकेंड ईयर एक कम होके 6 हो जाएगा? बिल्कुल सही है। तो सर ये जो 6 है इसको मैं डेफर्ड रेवेन्यू क्यों बोल रहा हूँ? इसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बारीक सा फर्क है, आप समझ लोगे अपने आप चमक जाएगा। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत बारीक डिफरेंस है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो अब आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या होता है पता है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर पूरा अमाउंट नहीं देता कस्टमर। 31 मार्च को महिंद्रा के पास, ठीक है, 700 कार्स का एडवांस बुकिंग अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, कितना रुपए बुक करा है लोगों ने? 1 लाख रुपए देके बुक करा है। तो जो 7 करोड़ रुपए महिंद्रा के पास पड़े हुए हैं, ये डेफर्ड रेवेन्यू है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है? सोच के देखिए। डेफर्ड रेवेन्यू तब होता है जब कस्टमर ने पैसा दे दिया और आपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना पेंडिंग है। यहां पर क्या कस्टमर ने पैसा दे दिया आपको कि आप ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना पेंडिंग रखो? क्या कस्टमर पूरा पैसा देके गया है आपको?
समझ रहे हो कि आप उसको कार डिलीवर नहीं कर रहे हो। मैंने बोला था बहुत बारीक सा डिफरेंस है। ठीक है। थर्ड, एक जो आप देखते हो उसको बोलते हैं अक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, अक्रूड एक्सपेंस बोल दो, प्रीपेड एक्सपेंस बोल दो। हाँ, अक्रूड एक्सपेंस, समझिए मेरी बात। अक्रूड एक्सपेंस का क्या मतलब है? अक्रूड एक्सपेंस का ऐसा मतलब है कि बिजली का बिल आया, ये बचपन से इसको इसी तरीके से समझाया जा रहा है। बिजली का बिल आया, बिजली के बिल की तारीख होती है नेक्स्ट मंथ की 15th भरने की। ठीक है, तो जो मार्च महीने का बिजली का बिल आया है आपका, ये मार्च महीने का बिजली का बिल आया है, आप इसको कब तक भर सकते हो? 15 अप्रैल तक भर सकते हो। तो आप भरोगे क्या? पहले नहीं, आपकी आदत है हमेशा कि आप 13 को भरते हो। तो ये 31 के दिन ये खर्चा क्या हो गया? ये अक्रू हो गया है। आप इसको बुक कर रहे हो अपनी बैलेंस शीट में, अपने पीएनएल में, लेकिन आप इसको अभी तक डिपॉजिट नहीं किए हो। ठीक है, इसका जो उल्टा वर्जन होता है उसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। ये है नहीं आपके एनआईएसएम में, लेकिन आप समझ लीजिए। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब है पता है? कि आपने एडवांस में किसी को पैसा दे रखा है खर्चे करने के लिए। जैसे नेटफ्लिक्स, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदा 5 साल का, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? बहुत आराम से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अपन देखते हैं कि जो इक्विटी है, इक्विटी का क्या मतलब है। जो लास्ट पोर्शन मेरा बचता है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है मालिक का पैसा। मैं फिर बता रहा हूं आपको। ठीक है, मालिक का पैसा। मालिक का पैसा मतलब कैसा मालिक का पैसा? कि कंपनी ने सारी एसेट बेच दी और सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, जो बचा वो पैसा मालिक का। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अलग अलग नेचर होते हैं। इक्विटी हेड के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये जो इक्वेशन है ना, एग्जैक्ट वही इक्वेशन है। आप असेट को इधर ले आओ और इक्विटी को इधर लेके चले जाओ, बिल्कुल वही आएगा। असेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि आपने जो ये शेयर खरीदा आईपीओ में, ठीक है, समझ नहीं, अपन पहले समझ चुके हैं ना एसएमई कंसेप्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम का कंसेप्ट, कि आपने जो शेयर खरीदा है, ठीक है, ये तो आपने आज खरीदा, तो इसकी कीमत 10 रुपए, ये शेयर की फेस वैल्यू, इसकी अमाउंट यहां लिखा हुआ है 10 रुपए। ठीक है, विच इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। लेकिन फिर आपने मेरे को ये शेयर 1000 रुपए में क्यों बेचा? तो 990 रुपए आप ज्यादा किस चीज के ले रहे हो? ये 990 रुपए हम ज्यादा ले रहे हैं एज अ शेयर प्रीमियम। क्यों ले रहे हैं पता है? क्योंकि आप तो मालिक आज बने हो, कंपनी तो 30 साल से चल रही है ना। तो आपको क्या लग रहा है 10 रुपए दे के आप 30 साल पुरानी कंपनी का सारा प्रॉफिट प्रॉफिट घर लेके जाओगे? नहीं बाबू, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप ये शेयर खरीदते हो और कल कंपनी बिक जाती है तो आपको बराबर का अधिकार मिलेगा ना। तो बराबर का अधिकार तो खरीदो पहले आप। उसको बोला जाता है शेयर प्रीमियम। जो नए शेयर बेचने पे आप शेयर होल्डर से पुराने प्रॉफिट के अगेंस्ट में लेते हो। फिर कंपनी जो पैसा कमाती जाती है, उसमें से कुछ पैसा कंपनी डिविडेंड के रूप में बांट देती है, जो अपन ने समझा था डिविडेंड पे आउट रेशियो में। और कुछ पैसा कंपनी अपने पास रखती है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग, उसको जनरल रिजर्व में रखा जाता है। तो ये जो दो अमाउंट रहते हैं ना, ये रहते हैं फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फ्री मतलब फ्री में नहीं देना है रे, मतलब ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है एज अ डिविडेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलो, बैलेंस शीट के कुछ मेट्रिक हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, बैलेंस शीट की क्या मेट्रिक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझिए। टोटल डेट जब होगी तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट मौजूद होगा। ठीक है, एक वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल बोलोगे आप तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। समझने तक, वर्किंग कैपिटल मतलब धंधे में लगी पूंजी। बिल्डिंग बनाने का खर्चा नहीं, धंधे में लगी पूंजी। धंधे में लगी पूंजी कौन सी होगी? अपनी सुपरमार्केट के अंदर सोच के बताइए। मेरी इन्वेंट्री सबसे बड़ा पूंजी है मेरी, है ना, जो मैंने माल भर के रखा है, वो मेरी पूंजी अटकी हुई है बिजनेस में। ठीक है, तो मान लो 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ के आपके असेट हो गए, इन्वेंट्री हो गई।
आपको 30 करोड़ रुपए बाजार से बकाया है, जो आपकी लाल डायरी थी जिसमें आपके दोस्त लेके गए उधार आपसे लेंगे अभी, तो 130 करोड़ रुपए की आपकी करंट एसेट है। इसके अगेंस्ट में आपको बैंक को कितना रुपया देना है? 80 करोड़ रुपए मेरे को बैंक को देना है। तो बोले अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो 130 करोड़ थे इसको फंड करने के लिए तूने 80 करोड़ रुपए बैंक से उठाए थे। तो बोले बिल्कुल सही है, जो माल मैं खरीदा ना ये बैंक के सीसी से खरीदा है, बैंक की ओडी से खरीदा है। तो बोले जो बचे हुए तेरे 40 करोड़ है, वो बोले वो मेरी वर्किंग कैपिटल है, वो मेरी पूंजी है जो लगी हुई है। समझ में आई आपको बात? वो मेरी पूंजी है जो लगी हुई है। कोर वर्किंग कैपिटल का मतलब बताऊं क्या होता है? कोर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है यहां पर, क्योंकि करंट असेट के अंदर आप समझिए, करंट असेट के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, कैश भी इंक्लूड हो जाता है। समझिए, कैश भी तो आपकी पूंजी है ना जो फंसी हुई है। कोर वर्किंग कैपिटल या इसको ऑपरेशनल वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। उसमें क्या होगा? इन्वेंट्री प्लस डेटर्स माइनस पेएबल। क्योंकि कैश जो है ना, कैश इज अ नॉन ऑपरेटिंग एसेट। अब ये आपकी आपकी ड्यूटी है कि आप गूगल करो आज और आप समझो कि कैश कैसे नॉन ऑपरेटिंग एसेट है। जो हमारी बैलेंस शीट होती है, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट है ना, द बैलेंस शीट विल शो मी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। मेरे धंधे की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी मेरे पास असेट है, कितनी लाइबिलिटी, एज ऑन डेट बताएगा। ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या फिर जो इनकम स्टेटमेंट होता है, समझिए मेरी बात, वो क्या बताता है पता है? वो बताता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी, कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है। आपकी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है का मतलब ये है कि आपकी कंपनी ने पूरे साल के दौरान, नॉट एज ऑन डेट, फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान क्या कमाया और क्या खर्च करा। ठीक है, दैट इज द परफॉर्मेंस, कितना कमाया कितना खर्च करा। ठीक है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं कि एक इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ब्रॉडली तो वो कैसा आपको दिखेगा, तो आप ये चीज समझिए। सबसे पहले मेरा आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो भी सेल आपने करी है। ठीक है। इसके अंदर सीधे सीधे रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब वो सारे खर्चे जो मेरे माल को बनाने और मेरे माल को बेचने में डायरेक्टली इंक्लूड हुए हैं, वो सारे खर्चे यहां पर आ जाएंगे। तो जो मेरे पास बच के आएगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैं क्या करूंगा पता है? मैं एक तो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा, मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा। ठीक है। मैं डिप्रिसिएशन के बाद मैं इसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट जो मेरी है वो माइनस कर दूंगा, कोई अदर एक्सपेंस है तो वो माइनस कर दूंगा। ठीक है। जो मेरा आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स देने के पहले का पैसा। ये मेरा आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स को, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आप इसको नेट प्रॉफिट बोल दो, शुद्ध मुनाफा। इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो। अभी बेसिक है तो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो इनको, बट इन दोनों में बहुत ही बारीक सा एक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? चलिए, अब अगर मैं बात करूं इनकम स्टेटमेंट के इनकम साइड की, ठीक है, तो उसमें रेवेन्यू है। अब यार आप देखो, रेवेन्यू जो है ना, मैं थोड़ा सा रेवेन्यू पे बात करना चाहता हूँ या इनकम साइड पे बात करना चाहता हूँ। तो इनकम साइड में तीन चीजें आ रही है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू जो है ना, वो रेवेन्यू जो होगा वो ऑपरेशनल होगा भाई। ऑपरेशनल होगा मतलब वो पैसा जो मैंने मेरे कोर बिजनेस से कमाया है। समझो मेरी बात, मेरे कोर बिजनेस से जो पैसा कमाया है वो मेरा ऑपरेशनल रेवेन्यू होगा हमेशा। अदर इनकम क्या होगी? अदर इनकम मतलब कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, कंपनी ने उससे शेयर खरीदे, उस शेयर से डिविडेंड आया। आप समझना, टाटा स्टील की बात कर रहे हो आप, एक मिनट के लिए समझो। टाटा स्टील का मेन काम क्या है? टाटा स्टील का मेन काम है स्टील बनाना और स्टील बना के बेचना। स्टील की पाइप बनाना, स्टील की प्लेट्स बनाना, स्टील की शीट्स बनाना और बना के बेचना। ठीक है। टाटा स्टील के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, टाटा स्टील ने उसकी एफडी कर दी, उस एफडी से ब्याज आया।
क्या वो टाटा स्टील का कोर ऑपरेशनल काम है? क्या टाटा स्टील ब्याज के धंधे में है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आई होप ये आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो दैट इज नॉन ऑपरेशनल। इसमें क्या आएगी? डिविडेंड इनकम आ जाएगी, इसमें इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी, ये सब इनकम्स आपकी अदर इनकम में आ जाएगी। ठीक है, आप कोर ऑपरेशनल इनकम मतलब टाटा स्टील जो स्टील बेच के इनकम कमा रहे हैं। अच्छा, अब देखना, अब जब रेवेन्यू में ग्रोथ आती है तो रेवेन्यू में ग्रोथ दो कारणों से आ सकती है। नंबर वन, एक हुआ होगा इंक्रीज इन प्राइस, कि आपका प्राइस बढ़ा इसलिए रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है। नंबर टू, एक हुआ होगा आपका इंक्रीज इन क्वांटिटी। आप थोड़ा सा मेरे को नीचे लिख के बताना कमेंट में, ये आपका असाइनमेंट है, कि कौन सी ग्रोथ, मतलब रेवेन्यू अगर बढ़ा है तो आप क्या चाहते हो आपका रेवेन्यू, आपकी कंपनी का रेवेन्यू, आपके बिजनेस का रेवेन्यू किन कारणों से बढ़े? प्राइस बढ़ने के कारण से बढ़े या क्वांटिटी बढ़ने के कारण से बढ़े? क्या ज्यादा फेवरेबल है आपके लिए, कि आपने प्राइस बढ़ा दिया इसलिए आपका टोटल कलेक्शन अमाउंट बढ़ा है, या आपने ज्यादा माल बेचा इसलिए आपका कलेक्शन अमाउंट बढ़ा है? ये मेरे को थोड़ा सा लॉजिक के साथ नीचे सिर्फ एक वर्ड मत लिख देना कि प्राइस या क्वांटिटी, इधर सर प्राइस सर क्वांटिटी। गिव मी थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग डालो तो सही, दैट वाई, अगर प्राइस है तो वाई यू थिंक दैट प्राइस बढ़ेगा आपके लिए तो बेहतर है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने ज्यादा माल बेचा है उससे मेरे को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो समझाओ मुझे कि क्यों और प्राइस से क्यों नहीं। ठीक है, नीचे लिखो जल्दी से। तो ये जो है ना, ये आपका कोर ऑपरेशन से हुआ रेवेन्यू है, ये आपका कोर ऑपरेशन से हुआ रेवेन्यू है। ठीक है, अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, कॉस्ट ऑफ अब एक्सपेंस के अंदर क्या क्या खर्चे आ सकते हैं जरा बताना। एक्सपेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगा क्या? जो कच्चा माल आप लेके आए, उसको आपने जो बनाया, प्रोडक्शन करा, उसकी कीमत आएगी क्या? उसकी कॉस्ट आएगी क्या? आपने जो लेबर्स को सैलरी दे दी, वो माल जो बना रहे हैं उन लेबर्स को आपने सैलरी दी, उसकी कॉस्ट आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। आपने जो फैक्ट्री है आपकी जहां पर आपका माल बन रहा है, उस फैक्ट्री का आपने रेंट दिया, तो रेंट की कॉस्ट आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। जो मशीन पे आपका काम हो रहा है, वो मशीन डिप्रीशिएट हो रही है, तो उसका डिप्रीसिएशन आएगा क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? बिल्कुल आएगा। इन सारे खर्चों को, क्या आप देख रहे हो, ये सारे के सारे खर्चे मेरे कोर ऑपरेशन से जुड़े हुए खर्चे हैं, है ना, मेरी मेन कोर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं खर्चे। तो ये सारे के सारे खर्चे मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंस है। समझ रहे हो आप, मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंस है। अगर मैं सेल्स में से ये सारे के सारे खर्चे माइनस कर दूं, तो जो फिगर निकल के आता है वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। और अगर आप देखोगे, जो लोग समझ पा रहे हैं वो समझ जाएंगे, ये सारे खर्चे अगर आप सेल में से माइनस करोगे ना, तो आपका एक फिगर निकल के आएगा, उसको मैंने अभी बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स। दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि अब इसके बाद दो बड़े खर्चे निकलेंगे बस, और आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या दो बड़े खर्चे निकलेंगे? एक, नंबर वन इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। नंबर टू आपका टैक्स। ठीक है, ये एक्सेप्शनल आइटम, नॉन रेकरिंग रेकरिंग आइटम है, ये तो अपन ने बोले ही है कि ये तो है ही एक्सेप्शनल इन नेचर। तो जिस साल आएगा उस साल डील करेंगे। सर ये किस तरह के खर्चे हो सकते हैं, एक बार मेरे को बता दो, एक्सेप्शनल आइटम और नॉन रेकरिंग आइटम किस तरह का हो सकता है? जैसे आप देखोगे तो इस साल मान लो आपका कोई पुराना केस, कोर्ट केस पेंडिंग था इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स ने आपसे टैक्स तो वसूल लिया, साथ में आप पे 50 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। तो कोई भी लीगल पेनल्टी, क्या आपके साथ हर साल 50 करोड़ की लीगल पेनल्टी लगती है? बिल्कुल भी नहीं, ये पेनल्टी है, लाइसेंस फीस नहीं है जो हर साल लगेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल इन नेचर है। आग लग गई फैक्ट्री में, उससे रिलेटेड कोई खर्चा हो गया, रेनोवेशन एक्सपेंस हो गया फैक्ट्री का। ठीक है, दैट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। कोई कंपनी को कोई क्लेम ब्लेम देना पड़ गया, दैट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। फिर कंपनी देती है टैक्स और नेट प्रॉफिट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। देखो, ये सेल्स में से अगर आप ये सारे खर्चे रिड्यूस कर दोगे, तो जो आपके पास आएगा वो आएगा इबिट। फिर इबिट में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, टैक्स माइनस करोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसीलिए इबिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। इबिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है, और एबिटडा को नॉन कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है, सॉरी कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। क्यों कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर डेप्रीसिएशन भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है ना, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस राइट, तो ये भी इंक्लूड नहीं है।
आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट बोले तो, ग्रॉस प्रॉफिट बोले तो सिंपल सी बात है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। एबिटडा बोले तो, एबिटडा बोले तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देखिए जरा इधर जो मैंने बनाई है वो शीट पे जाइए, ये वाली शीट पे जाइए। देखिए मैंने क्या करा, सेल्स लिया, सेल्स में से ग्रॉस COGS माइनस करा और SG&A माइनस करा। तो यहां पर इस जगह पर जो फिगर आएगा मेरा, ये जो कैलकुलेट हुआ, ये क्या हो गई मेरी, ये हो गई मेरी अर्निंग्स। अर्निंग्स बट बिफोर व्हाट, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट और टैक्स, इबिडा, राइट। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स एंड इंटरेस्ट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, मैं एकदम फ्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, एबिट क्या होगा, इबिट क्या होगा, देखो ये समझ लोगे तो शायद और क्लियर चीज हो जाएगी चीजें। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस SG&A माइनस डेप्रीसिएशन, ये होगा आपका एबिटडा, एबिट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा इबिट माइनस इंटरेस्ट और माइनस टैक्स। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होगा पता है, देखो टैक्स रेट एक तो है 25% जो सरकार ने आपको दिया है कि कोई भी कंपनी अगर हिंदुस्तान में धंधा कर रही है तो 25% का टैक्स भरेगी। इफेक्टिव टैक्स रेट का मतलब ये है कि एक्चुअल टैक्स पेड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था और उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मैंने कितना परसेंट टैक्स भरा है। जैसे आप एक बार समझ लो, मैं आपको ये समझा देता हूं क्योंकि मेरे को पता है कंफ्यूजन होगा। एक इंडिविजुअल का केस लो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो एक इंडिविजुअल की इनकम 7 लाख है, ये उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, कि 7 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो भाई पहले 3 लाख तक तो 0 रुपीज है, मान लेते हैं अपन। ठीक है, फिर 3 लाख से 5 लाख तक 10% है, और 5 लाख से ऊपर से फॉर एग्जाम्पल 20% है। तो 3 लाख से 5 लाख, ये 2 लाख पे 10% अगर अपन ने कैलकुलेट करा तो 20,000 ये हो गया। फिर 5 लाख से 7 लाख, 2 लाख पे 20% कैलकुलेट करा तो 40,000 ये हो गया। तो टोटल टैक्स अपन ने पे करा है 60,000 रुपए। अब मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 60,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख। ये जब मैंने करा तो मेरा जो कैलकुलेशन आ रहा है वो मेरा कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर कुछ 8 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटेज। ये मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि टैक्स मेरा स्लैब में अलग अलग बटा हुआ है। तो ये मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट हुआ इस पर्टिकुलर इनकम पे। आई होप यहां तक सब लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। हम एक काम करते हैं, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और वहीं पर ही अपन इसको समझते हैं। एनुअल रिपोर्ट ओपन करके, एनुअल रिपोर्ट ओपन करके ही देखते हैं और उधर ही समझते हैं इसको। देखिए जी, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ नॉर्मल वरुण बेवरेजेस लिया है। वरुण बेवरेजेस में सबसे नीचे आ गया और मैंने एक एनुअल रिपोर्ट ओपन कर ली। मैं इधर नीचे आ जाता हूँ, ओपन कर लिया, एनुअल रिपोर्ट ओपन हो गई है। इधर ध्यान दीजिए, आप यहां पर जाओ और यहां पर लिखो टोटल असेट्स। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ गई आपकी ये वाली। इसमें नीचे जाओ आप, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L आ गया, ये सेकंड चीज हो गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, ये रहा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को कैसे पढ़ा जाता है, यहां पर क्या बोल रहा है कि साल के शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, तो ये थे 2,86,000 समथिंग समथिंग समथिंग, है ना, 288। चेंजेस ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना चेंज हुआ, तो इतना चेंज हुआ। ठीक है, फिर जो मेरा वाला साल है, मतलब ये पिछले साल इतना चेंज हुआ, तो इस साल की शुरुआत में ये वाले शेयर थे इतने 433 थे।
फिर इस साल और नए शेयर इशू हुए 216। तो साल के एंड में जब बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, तब इतना तो इसने 2 साल की आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन दिया, विच इज वेरी गुड। ठीक है, यहां पर अब और डिटेल है। ठीक है, यहां पर और डिटेल है, मतलब कि यहां पर जो अदर इक्विटी है, मतलब जो प्रॉफिट है वो कितना कितना पड़ा हुआ है। आप देखो प्रॉफिट में अपन ने ये सब देखा था, कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन, कैपिटल रिजर्व मतलब मैंने कोई मशीन बेची, उससे मेरे को मुनाफा हुआ। ठीक है, तो वो मैंने साइड में पट कर रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब मैंने नए सिक्योरिटी शेयर इशू करे थे, लेकिन मैंने उनसे बकाया पुराना प्रॉफिट लिया था। जनरल रिजर्व मतलब ये जो मेरे प्रॉफिट का नॉर्मल हिस्सा मेरे पास पड़ा हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब ये भी वही है कि प्रॉफिट का पुराना हिस्सा मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई फॉरेन ऑपरेशंस का कोई लॉस वॉस आया है तो मैंने बुक किया, और टोटल मेरे को इतना प्रॉफिट है मेरे पास, ये वाला। ठीक है, ये आपको बताता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये मतलब आप यू नीड, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्यों देखना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। क्या आपको देखना, आप गड़बड़ लग रही है क्या कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट के अंदर इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रॉब्लम हुई है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तभी आप इसको जाके देखोगे। ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी शॉर्ट फॉर डॉक्यूमेंट। अब देखिए इधर बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो। बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो का मतलब ये है, यहां पर एनआईएसएम नहीं चाहता है कि आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखो। मतलब यह है कि वो टेस्टिंग भी नहीं करेगा फिर पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, बिल्कुल नहीं करेगा, वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट की टेस्टिंग करेगा। तो बेसिक कंसेप्ट की टेस्टिंग करेगा तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो तीनों कैश फ्लोज हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ये बता पाओ कि कौन सा एट्रीब्यूट कौन से कैश फ्लो में जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना, नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है ऑपरेटिंग है और कैश है। तो मेरे समझना, अगर मैं नेट प्रॉफिट के लूं, देखिए इधर मैं ऐसे समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने नेट प्रॉफिट निकाला है ना, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। इससे मुझे ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तरफ बढ़ना है, तो मैं इसमें क्या क्या प्लस माइनस करूंगा पहले बताओ। देखो ये नेट प्रॉफिट निकालते समय मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया था, जबकि इंटरेस्ट मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। आप समझिए, मेरा काम ब्याज पे पैसा चढ़ाना नहीं है, मेरा काम है पेप्सी बना के बेचना, मेरा काम है स्टील की ट्यूब्स बना के बेचना। तो मैं सबसे पहले तो इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा। क्यों इंटरेस्ट को ऐड कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो उसका नेचर ऑपरेटिंग नहीं है, उसको कहीं और लिखेंगे। ठीक है, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्यों ऐड कर रहे हो, बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंस है, यहां पर मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ बुक के अंदर मेरी मशीन की वैल्यू कम कर दी है। फिर मैं इसमें और क्या ऐड कर दूंगा, कोई भी दूसरा प्रोविजन मैंने बना रखा हो तो। ठीक है, प्रोविजन, क्यों प्रोविजन ऐड कर रहे हैं वापस, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, पैसा गल्ले से उठा के साइड में रख देना। तो क्या पैसा दुकान से बाहर चला गया क्या, नहीं, मैंने पैसा गल्ले से उठा के एक छोटी गुल्लक में डाल दिया कि घूमने जाएंगे, ये घूमने जाने के लिए मैं प्रोविजन बना रहा हूँ, ट्रैवल के लिए प्रोविजन बना रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी प्रोविजन अगर आप बना रहे हो उसमें आपका कैश का आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है, कैश तो आपकी चार दीवारी के अंदर ही है। जो आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। समझ रहे हो, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा आपका, ये पूरा का पूरा प्योर ऑपरेटिंग नेचर का कैश फ्लो होगा। सिमिलरली इन्वेस्टिंग कैश फ्लो कौन सा होगा, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पर भी, ठीक है, आपने कोई नई फैक्ट्री खोली बिजनेस के अंदर, उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो होगा आपका। आपने पुरानी फैक्ट्री बेच दी, वो बेच के आपको कैश आया, वो कैश इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग नेचर का। फाइनेंसिंग कैश फ्लो कौन सा होगा, आपने लोन लिया, आपने लोन का रीपेमेंट किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने इक्विटी शेयर रेस करे, मार्केट में आईपीओ लेके आए, एफपीओ लेके आए आप, आपने बायबैक करा तो वो इनफ्लो हो जाएगा, आप इक्विटी वो आउटफ्लो हो जाएगा, आपने इक्विटी रेस करी तो वो इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, बेसिक है ये। फर्स्ट वर्ड कैश फ्लो और फर्स्ट वर्ड कैश फ्लो, फर्स्ट वर्ड कैश फ्लो पकड़ के चलो। इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इनके बीच में आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ऑपरेटिंग मतलब धंधे से जुड़ा सब कुछ, इन्वेस्टिंग मतलब जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने किसी को अगर लोन दिया है, समझना, मैंने अगर किसी को लोन दिया है तो वो मेरा इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो होगा। मैंने अगर किसी से लोन लिया है तो मैंने फाइनेंसिंग लिए ना, तो मेरा फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो होगा। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, लोन अगर दिया है
तो इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो होगा, लोन अगर लिया है तो फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो होगा, दिया हुआ लोन अगर वापस आ रहा है तो इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो होगा, लिया हुआ लोन अगर हम रीपे कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ तो फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, इतना छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है। डेप्रिसिएशन कहीं भी नहीं आएगा कैश फ्लो में, कारण क्या है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। डिविडेंड का पेमेंट करा है तो सब सिंपल, जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट करा तो फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो है, डिविडेंड का पेमेंट करा वो भी फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होना चाहिए आपकी। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब ये होता है, देखिए हम और नीचे उतरे, ये देखिए, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। यहां पर आप जाओगे ना तो यहां पर ये नोट्स टू अकाउंट्स है पूरा। नोट्स टू अकाउंट्स का क्या मतलब है, आपको याद है हमने जब रेवेन्यू पढ़ा था तो मैंने देखा था 4, वहां पर 4 लिखा हुआ है, क्या फोर्थ वाले नोट पे जाके पढ़ो तो आपको पूरा कच्चा चिट्ठा दिख जाएगा रेवेन्यू का या इक्विटी का, कि कौन सी क्या इक्विटी क्या नहीं इक्विटी है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि रेवेन्यू में मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखी होती है कि भाई मैंने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है। रेवेन्यू में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लिखा होता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का क्या मतलब है, ऐसी लाइबिलिटी जिसका अमाउंट मुझे पता है या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, बट मुझे अभी ये पता नहीं है कि मुझे देना है कि नहीं देना है। जब तक ये सर्टन नहीं है कि मुझे देना ही देना है तब तक मैं उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखूंगा। ऐसी कौन सी लाइबिलिटी जिसका अमाउंट मेरे को पता है लेकिन मुझे ये सर्टन नहीं है कि देना है कि नहीं देना है। आपके ऊपर कोई केस कर दिया किसी ने, कोई, आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर को कैंसर हो गया आपकी कोल्ड ड्रिंक पी के, उसने कंपनी पे केस कर दिया, 100 करोड़ रुपए का केस करा, आपको पता है 100 करोड़ रुपए देना है, लेकिन देना है कि नहीं देना है पता नहीं है, तब पता चलेगा जब आप केस हार जाओगे। तो तब तक ये लाइबिलिटी आपकी कंटिंजेंट है। आपको बताना तो पड़ेगा ना शेयर होल्डर को कि आपकी कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का केस चल रहा है, तो वो कहां बताओगे, वो नोट्स टू अकाउंट्स में बताओगे। सेम चीज, इसी को ऑफ बैलेंस शीट आइटम बोलते हैं। आपने बैलेंस शीट से बाहर रखा है उस आइटम को, कोई भी आइटम जो आपने बैलेंस शीट से बाहर रखा है उसको आप ऑफ बैलेंस शीट आइटम बोलोगे। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, ऑडिट रिपोर्ट आप देखना, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करना, बेसिक ढांचा होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। उसमें क्या होगा, ऑडिटर है ना ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। वो कभी भी एक्यूरेसी गारंटी नहीं कर सकता ऑडिटर। उसका कारण क्या है पता है, एक कंपनी में सैकड़ों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं और ऑडिटर किस पे काम करता है, ऑडिटर सैंपल बेसिस पे काम करता है। वो 31 सैंपल पिक करेगा और 31 सैंपल पिक करके वो ऑडिट कर देगा। ठीक है, 31 सैंपल पिक करके ऑडिट कर देगा। तो उस वो जो रिपोर्ट देगा ना, वो उसके सैंपल के बेसिस पे जो उसने टेस्ट कंडक्ट करें उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे रिपोर्ट मिलेगी, ना कि जेनरिक डिस्क्लोजर रहेगा कि अरे वाह कंपनी में सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऑडिटर का मेन काम क्या है, एक तो है कि इंटरनल कंट्रोल्स का असेसमेंट करना। असेसमेंट करना मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल ऑलरेडी हैं तो उनकी एक्यूरेसी चेक करेगा ऑडिटर कि वो कितने मजबूत हैं। अगर नहीं है तो ऑडिटर फोर्स नहीं करेगा, ऑडिटर का काम इंप्लीमेंट करवाना नहीं है, सिर्फ असेस करना है। इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब होता है पता है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि आप एक बहुत फेमस दुकान पर कॉफी लेने गए, ठीक है, आप काउंटर पे पहुंचे कॉफी लेने, वो बोलता है उधर से टोकन ले जाके पहले, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। कि कस्टमर डायरेक्टली, नौकर कस्टमर को कॉफी नहीं देगा, समझ रहे हो, पहले आप जाओगे पेमेंट दोगे टोकन लोगे उसके बाद कॉफी लोगे, ताकि अनलिमिटेड लोग आके कॉफी ऐसे मालिक को चूना ना लगा दे, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर इसकी इसका असेसमेंट करता है कि कंट्रोल मजबूत है कि नहीं है। ठीक है, और ऑडिटर क्या करता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने इंप्लीमेंट करें कि नहीं करें इनको चेक करता है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने कि नहीं बने, इसका उसको डिस्क्लेमर देना पड़ता है ऑडिटर को। ठीक है, फिर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 3 तरह से रेट हो सकती है, रेटिंग उसकी 3 तरह से आ सकती है। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट है, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो चेक करा है सब भला सब चंगा सी। ठीक है, डिस्क्लेमर का मतलब क्या है, भैया हम कुछ बोल नहीं सकते, हमने ये चीज चेक नहीं करी तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। क्वालिफाइड मतलब इश्यूज हैं। ठीक है, क्वालिफाइड मतलब इश्यूज हैं, रिपोर्ट क्वालिफाइड है मतलब आप पढ़ो इसके अंदर हमने नोट करा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आप देखेंगे तो रेशियो एनालिसिस करके एक छोटा सा
आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है इसका पूरा चैप्टर बनाना चाहिए था, बट इन्होंने बहुत छोटा सा पार्ट रखा है इसका, ठीक है। एंड आई फील कि जस्टिस तो नहीं हो पाता है, बट फिर भी अपन कोशिश करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस आप देखोगे ना, तो एनआईएसएम में ये 4-5 तरीकों से बटे हुए हैं। एक, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वो रेशियोज जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपको बताएंगे। फिर वो रेशियोज का सेट है जो आपके रिटर्न्स के बारे में आपको बताएंगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करा उसके ऊपर कितना रिटर्न आपको मिला है। फिर वो रेशियोज हैं जो डेट से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे। फिर वो रेशियोज जो एफिशिएंसी बताएंगे कि आप बिजनेस कितना एफिशिएंटली ऑपरेट कर पा रहे हो। फिर वो रेशियोज है जो लिक्विडिटी बताएंगे। लिक्विडिटी बताएंगे मतलब कि आपकी कैश पोजीशन क्या है। जब भी आप रेशो एनालिसिस करते हो ना, कभी भी वो स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं हो सकता। स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं हो सकता मतलब, अगर मैं बोल देता हूं कि किसी कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो 2.5, अब इससे आप क्या पता कर लोगे? यू विल, दिस इज नॉट मीनिंगफुल ना। आपके लिए मीनिंगफुल कब है पता है? जब आप इसको किसी के साथ कंपेयर करते हो कि मेरी कंपनी का 2.5 है लेकिन इंडस्ट्री का 3 है। रेशियो एनालिसिस कर तो पीयर्स के साथ कर, अकेले मत कर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अपन एक एक करके बढ़ते हैं। देखो, समझो, जब भी मार्जिन आ रहा है इसका मतलब कंपैरिजन सेल्स के साथ हो रहा है कि मेरी सेल अगर 100 रुपए की है तो मेरा एबिड्डा कितने रुपए का है, ये मेरा एबिड्डा मार्जिन बताता है। अगर आपका एबिड्डा मार्जिन 25% आ रहा है, ये परसेंटेज में आएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 100 रुपए की सेल है तो उसमें से 25 रुपए आप एबिड्डा निकाल रहे हो। पैट मार्जिन है, अगेन सेम चीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एनपीएम भी बोला जाता है इसको, कि 100 रुपए की अगर सेल है तो मार्जिन कितने रुपए का है, ठीक है। ये चीज आती है ना। रिटर्न रेशियो देखिए आप, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब बताऊं क्या है? देखना, ये जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ का क्या मतलब है, इधर ध्यान से देखना जरा। नेटवर्थ मतलब है असेट माइनस लाइबिलिटी। अरे तो इसी को तो इक्विटी बोलते हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं मैं। जो मालिक का पैसा धंधे में लगा हुआ है, उस पैसे को यूज करके बिजनेस ने मालिक के लिए कितना मुनाफा जनरेट करा, वो मुनाफा मालिक के हाथ में आया कि नहीं आया, ये अलग बात है। समझ रहे हो आप? वो मुनाफा मालिक के हाथ में आया कि नहीं आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे देखो, आप बोलोगे कि देखो यार, मैंने इक्विटी है मेरी, ठीक है, ये इक्विटी है मेरी बिजनेस के अंदर और ये पैट है। तो अब इसको समझते हैं। देखो यार, इक्विटी में क्या क्या आएगा। देखो, मैंने 100 रुपए तो आपको दिए थे जब बिजनेस शुरू हुआ था, आज से 40 साल पहले। तो बोले हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। और इन 40 सालों का टोटल, इन 40 सालों का मुनाफा भी तो इकट्ठा हुआ है ना बिजनेस में, मैंने निकाला थोड़ा ना आज तक। बोले हाँ, आपने निकाला नहीं है, तो 900 रुपए वो मुनाफा हुआ है। तो 1000 रुपए तो मैंने मेरी तरफ से धंधे में लगा रखे हैं। बोले हाँ, आपने लगा रखे हैं। तो बोले देखो, उसमें सेल हुई, कुछ माल बिका, उसका खर्चा आपने काटा, फिर आपने ब्याज व्याज का खर्चा काटा, आपने टैक्स खर्च, सारे खर्चे काट दिए, कुछ पैसा बचा होगा। बोले हाँ बचा है। तो बोले वो कितना पैसा बचा है? तो बोले मालिक वो 250 रुपए बचा है। तो बोले हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने 1000 रुपए लगा के, मेरे 1000 रुपए लगा के मेरे को 250 रुपए कमा के दिए। तो मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी आप कितने परसेंट में बोलूंगा? मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। इक्विटी शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव आ गया यहां पर। दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अगर आप बोलते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लीज अंडरस्टैंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप बोलते हो, मैं यहां बोलता हूं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है पता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलोगे इबिट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है? क्या और क्या होगा? आपने धंधे में कितना पैसा लगा रखा है, समझ रहे हो? दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आपने कैपिटल कितनी इंप्लॉय करी हुई है बिजनेस के अंदर, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं ना। आपने बिजनेस में कितना, क्या कैश को कैपिटल एम्प्लॉयड में कैलकुलेट कंक्लूड करोगे इसके अंदर नीचे? नहीं, बिकॉज कैश इज योर असेट बट इट इज नॉट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। आपका धंधा कैश चढ़, लोगों को कैश उधार पे देने का नहीं, आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो है, इसकी फंडिंग या तो इक्विटी से होगी या डेट से होगी, और दोनों से भी हो सकती है। तो जब दोनों से हो सकती है तो मैंने इबिट रखा है। इबिट क्यों रखा है? क्योंकि डेट वाला बोलेगा ना, मेरे को ये देखना है कि मैंने इक्विटी लिया, इक्विटी से पैसा उठाया, मैंने डेट से पैसा उठाया, मैंने धंधे में डाला, मैं मैनेजमेंट टू बिजनेस का, ठीक है। मैं इक्विटी शेयर होल्डर नहीं हुआ, मैनेजमेंट टू बिजनेस का। मैनेजमेंट ने देखा कि मैंने इक्विटी से पैसा लिया, मैंने डेट से पैसा लिया, मैंने बिजनेस में डाला,
ठीक है, मैंने बिजनेस में डाला, बिजनेस ने मेरे को कितना मुनाफा कमा के दिया। बिजनेस ने पहले सेल करी, ठीक है, माल बेचने का खर्चा बाहर निकालो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अपना ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसमें से सेलिंग एक्सपेंस वगैरह बाहर निकाल दो, निकाल दिए, डिप्रिसिएशन निकाल दो, निकाल दिए। अब रुको, अब क्या है, इबिट आया। इंटरेस्ट निकालना है कि नहीं? इंटरेस्ट अभी नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि डेट वालों का भी तो पैसा लगा हुआ है ना, तो मैं इंटरेस्ट क्यों निकालूंगा? समझ रहे हो आप? तो इबिट अगर मेरा 35 है और मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 100 है, तो मेरा आरओसी कितना आ गया? 35% आ गया। इसको अगर आपको और डिटेल में समझना है ना, मेरी बात समझना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाओ, अपने मतलब द वैल्यूएशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे जाओ एंड वहां सर्च करो ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस पे सर्च करो। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में सर्च करोगे ना, तो आपको एक तो वो बहुत अच्छे समझ में आएगा, प्लस आपको सारे के सारे एफिशिएंसी रेशियोज जो है ना, ये सारे के सारे आपके वहां बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे। आपको मजा आ जाएगा ये वाले सारे रेशियोज कवर करके। ये देखो, ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस है पूरा का पूरा। ये छोटी सी इक्वेशन लग रही है, बट बिलीव मी, बच्चे इसमें बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। आप अगर किसी भी कंपनी का थरोली ड्यू पॉइंट एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट बनाना चाहते हो, तो मैं एक काम करूंगा, मैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस के 2 वीडियोस हो, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां पर ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद देख लेना। फटाफट मेरे को इसको जो बचा हुए वो कंप्लीट करने दो, ठीक है। लिवरेज रेशो का क्या मतलब है? लिवरेज रेशो का सिंपल सा मतलब है कि 1 रुपया अगर मैंने मेरी जेब से लगाया है, इक्विटी वालों ने अगर 1 रुपया लगाया है, तो डेट वालों ने कितना पैसा लगाया? अगर डेट से 2 रुपया ले रखा है आपने, तो आपने अपनी जेब से 1 लगाया, बाजार से आप 2 लेके आए हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या मतलब है पता है? मेरे 1 साल का इंटरेस्ट का खर्चा जो है, ठीक है, उससे कितना गुना ज्यादा प्रॉफिट मैं कमा लेता हूं। तो अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो 25 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके 1 साल के इबिट से, 1 साल के प्रॉफिट से कंपनी आने वाले 25 सालों तक इंटरेस्ट भर सकती है। कंपनी के पास अच्छा इंटरेस्ट कवरेज है। आप अडानी, आपका ये काम है असाइनमेंट नंबर 3। आप एक काम करिएगा, आप अडानी इंटरप्राइजेस, ठीक है, और नेस्ले, ठीक है, इन दोनों के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को स्टडी करो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना अलग है इनका, ठीक है ना। लिक्विडिटी रेशियो मतलब, लिक्विडिटी रेशियो मतलब कि अगर मैं करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी करता हूं, कि मेरे को अगर अगले 1 साल में 1 रुपया चुकाना है, तो उसके अगेंस्ट मेरे को कितना रुपया मिल जाएगा। यानी अगर मेरे को अगले 1 साल में 200 रुपया मिलने वाला है, समझना, और मुझे अगले साल में चुकाना सिर्फ 100 रुपया ही है, मेरी करंट लाइबिलिटी सिर्फ 100 रुपया है, तो मेरा करंट रेशो कितना हुआ? 2 का हुआ। ये तो बहुत कंफर्टेबल करंट रेशो है। करंट रेशो में क्या होता है? करंट असेट जो होती है उसमें आप क्या क्या लिखते हो? डेटर लिखते हो, ठीक है, कैश लिखते हो, इन्वेंट्री लिखते हो, ठीक है, ये सब चीजें लिखते हो। अब समझना आप, इसमें ये बोलता है कि भाई जो इन्वेंट्री है ना, उसको बेचना सबसे डिफिकल्ट है, वो तुरंत नहीं बिक पाएगी। जो कैश है वो तो कैश है, वो तो तुरंत क्विक क्विक कन्वर्ट हो जाएगा। जो डेटर है ना, जिनसे आपको लेना बन रहा है, जिनसे पैसा लेना है, वो भी तुरंत आपको कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आप किसी बैंक में जाओ, वहां जाके डेटर की डिस्काउंटिंग करा सकते हो। आप जाके बोलो कि मेरा दोस्त राजू है, मेरे को 100 रुपए नहीं दे रहा है, आप उसकी उसकी जगह मेरे को दे दो, आपको नहीं देंगे। करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आप प्लीज समझिए, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, बहुत बड़ा इसका कवरेज आता है एनआईएसएम में। प्लीज आप नोटबुक को, अपनी वर्कबुक को 2 बार पढ़िएगा, इसके नोट्स में नीचे दे रहा हूं उसको पढ़िएगा। ये सारे रेशियोज और ड्यू पॉइंट एनालिसिस के लिए एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं नीचे डालूंगा, और उसके बाद एक और दूसरा वीडियो जिसमें एक्सेल पे लाइव मैंने निकाल के करना बताया है, कुछ 1.5 आवर का वीडियो है वो, तो वो भी अच्छे से देखना। अगर आपको अभी तक मेरा काम बहुत अच्छा लगा है एंड यू वांट टू से थैंक यू, तो कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, जाके भर दो कमेंट बॉक्स को इस बार। और मेरे लिए, अगर आप यहां तक बैठ के देख रहे हो ना 34th मिनट तक, मेरे लिए 33rd मिनट तक अगर आप बैठ के देख रहे हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, बाढ़ लेके आ जाओ लाइक की। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।